सादर अभिवादन। आज का विषय है प्री डायबिटीज़ और डाइट। संसार में कोई भी रोग हो, भले ही वह कैंसर क्यों ना हो, जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब उनसे कहते हैं आप ठीक हो जाएंगे, पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब डायबिटीज़ वाला पेशेंट जाता है तो डॉक्टर साहब ऐसा कहने में अपने को असमर्थ पाते हैं। अर्थात यह कभी न ठीक होने वाला बीमारी है, रोग है, जो क्रीपिंग डेथ की ओर ले जाता है। ये ऐसा दीमक या घुन की तरह है जो पूरे शरीर को खोखला और कमज़ोर बना देता है। इससे प्रभावित अंग, रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं, हृदय प्रभावित होता है, इससे किडनी प्रभावित होती है, इससे दांत प्रभावित होते हैं, मुंह प्रभावित होता है, इससे रेटिना हेल्थ प्रभावित होती है, अर्थात आंखें प्रभावित होती हैं, त्वचा प्रभावित होती है और पैर, ये वो अंग हैं जो सीधे सीधे प्रभावित होती हैं। जब भी कोई विपत्ति आती है, शरीर पर बीमारी आती है, तो ये उसको कैटालिसिस का काम करती है। तो एक दुश्मन की तरह ये उस समय आक्रमण करती है जब हमारा शरीर बहुत कमज़ोर होता है। हम जानते हैं संसार में 3 तरह के लोग हैं। एक तो नॉन डायबिटिक हैं, एक डायबिटिक हैं और एक बीच में है प्री डायबिटिक। तो इन प्री डायबिटिक को बचाना ही इस वीडियो का लक्ष्य है। प्री डायबिटिक के लोग भारतवर्ष में इस समय लगभग 2023 और 24 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 15% अथवा 11 करोड़ लोग आज प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं। और जो डायबिटिक हैं वो संसार के 25.5% लोग डायबिटिक हैं। अर्थात भारतवर्ष में हर चौथा व्यक्ति आज डायबिटीज़ का शिकार हो चुका है। इन प्री डायबिटिक को डायबिटिक न हो पाए, इसे बचाने के लिए यह वीडियो डाला जा रहा है। समझे पहले कि प्री डायबिटीज़ क्या है। प्री डायबिटीज़ माने होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाए, लेकिन इतनी भी नहीं हो कि रक्त में वह शुगर के रूप में, शर्करा के रूप में पाई जाती है। अर्थात जब नॉर्मल से, सामान्य से अधिक ग्लूकोज हो जाता है और डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो इसे प्री डायबिटीज़ कहा जाता है। प्री डायबिटीज़ में जो होगी टाइप 2 की डिसीज़ होगी। टाइप 2 जो डिसीज़ होती है इसमें हृदय, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने की आशंका सबसे अधिक होती है। इसको हम बचा सकते हैं कि वजन कम करें और समुचित व्यायाम करें, तो इससे बचा भी जा सकता है। तो अगर हम ये दोनों उपाय अपना लें तो इसको डिले किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, इनफेक्टिव किया जा सकता है और प्रिवेंट हुआ जा सकता है। तो यू कैन प्रिवेंट, जो नॉलेज है उससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये किसी भी उम्र में हो सकती है, ये किसी भी लिंग को हो सकती है, स्त्री और पुरुष को हो सकती है, किसी भी उम्र माने ये बूढ़े, बच्चों और जवानों को भी हो सकती है। ये जवानों में तो जो डायबिटीज़ बढ़ रही है वो अक्रियाशील जो दिनचर्या है उसकी वजह से बढ़ रही है, और बच्चों में जो डायबिटीज़ आ रही है वो टाइप 1 डिसीज़ है जो वंशानुगत है, लेकिन वो ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, इसलिए यह डायबिटीज़ अपना प्रभाव दिखा रही है। तो ये मालिक को भी हो सकती है और मजदूर को भी हो सकती है। माने कभी भी किसी को किसी भी उम्र में यह टाइप 2 डिसीज़ का जो इलाज है वो पहला तो वजन कम करके और एक्सरसाइज करके की जा सकती है, लेकिन जब इससे ना हो तो इसका उपचार दवाइयाँ हैं। जो दवाइयाँ दिनचर्या और जो एक्सरसाइज है उसकी वजह से इसको रोका जा सकता है दवाइयों को, लेकिन ये उम्र, स्वास्थ्य और दिनचर्या और लक्ष्य को देकर डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं। भोजन अगर चयनित हो, श्रेष्ठ हो, पौष्टिक हो और उचित मात्रा में हो, संतुलित हो, तो व्यायाम के द्वारा और भोजन के द्वारा, जो व्यायाम हैं वो मॉडरेट एक्सरसाइज इसके लिए बड़ी उपयोगी है।
और कंट्रोल, इसमें बीपी को कंट्रोल करना पड़ता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना पड़ता है। इस तरह से यह उपचार योग्य है। और टाइप 1 की जो डिसीज़ है वो वस्तुतः वंशानुगत होती है, इसीलिए उसे जुवेनाइल कहा जाता है। ये बच्चों में हो जाती है और इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसलिए इंजेक्शन के द्वारा, दवाइयों के द्वारा लेना पड़ता है। जब हमारा इंसुलिन और इम्यून सिस्टम में विरोध आ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम ही जब इंसुलिन को मारने लगता है तो टाइप 1 डिसीज़ का जन्म हो जाता है, जो वंशानुगत होता है। यह अक्रियाशीलता का भी परिणाम है और किसी भी उम्र में हो सकता है। यह खराब दिनचर्या में और भोजन में शुगर की मात्रा ज़्यादा लेने से, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से, तेल घी ज़्यादा होने की वजह से भी हो जाता है। उपचार तो इसका इंजेक्शन ही है, दवाइयाँ हैं, भोजन है, व्यायाम है। जो प्रभावशील अंग हैं वो रक्त वाहिकाएँ हैं, हृदय रोग है, तंत्रिका तंत्र हैं, इसके गुर्दे हैं, मुंह हैं, आँख हैं। ये टाइप 1 डिसीज़ इनको सबसे पहले प्रभावित करती है। प्री डायबिटीज़ से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो भोजन और व्यायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दवाइयाँ, व्यायाम और भोजन वस्तुतः एक व्यक्तिगत चीज़ है, इसलिए इसको डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए। तो सबसे पहले हर किसी के लिए हर भोजन नहीं है। अगर हम फॉलो करें हेल्दी डाइट ईटिंग प्लान, जो अर्थात चयनित, श्रेष्ठ और स्वास्थ्यवर्धक भोजन लें, जो डाइटिशियन द्वारा उम्र, वजन के द्वारा, शुगर लेवल के द्वारा तय किया जाएगा, तो इसे न्यूट्रिशन थेरेपी कहते हैं। संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं और उससे पोषण, शरीर के सभी अंगों का पोषण होता है। ऐसे जो संतुलित मात्रा में चीज़ें ग्रहण की जाती हैं उसे संतुलित भोजन की उपाधि का। भोजन के प्रमुख अंग हैं कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन हमारी शरीर में वृद्धि करता है, वसा ताप और ऊर्जा देता है, विटामिन्स हमें शरीर में सुरक्षा देते हैं और खनिज जो है वो हमारे कैल्शियम, आयरन हमारे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। इस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है चावल से, केला से, गेहूं से, गन्ना से, शहद से, शक्कर से, गुड़ से, और वसा प्राप्त होती है तेल से, घी से, दूध से, दुग्ध उत्पाद से। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तक विटामिन पाए जाते हैं जो जीवंत भोजन कहलाते हैं, इसलिए भोजन में सलाद को महत्ता दी जाती है। जल समस्त क्रियाओं को संचालित करने में सहायक होता है, इसलिए भोजन का छठवां अंग जल है। तो इस तरह से भोजन के 4 प्रमुख वर्ग किए जा सकते हैं। एक है अनाज, जो मोटे, दालें, चावल आदि। दूसरा पशु उत्पाद, दूध, गोश्त। तीसरा सब्जी और फल। चौथा तेल, जो फैट या नट्स से प्राप्त होता है। वर्तमान स्थिति भारत की बड़ी भयावह है। यहाँ 28% ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण और न्यून पोषण है। 26% शहरी क्षेत्र भी इससे न्यून पोषण और कुपोषण से घिरे हुए हैं। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा भोजन मिलता है जिसमें 2400 कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 28 और 3200 कैलोरी की ज़रूरत होती है। उसी तरह से शहरी क्षेत्र में जो भोजन लिया जाता है उससे 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति को 2400 कैलोरी भोजन में ऊर्जा मिलना अनिवार्य है। इस तरह से यहाँ विटामिन ए, बी आदि का अभाव है। यहाँ के लोगों में ज़्यादातर लोगों में ग्रामीण क्षेत्रों में ए विटामिन और शहरी क्षेत्रों में विटामिन डी की डिफिशेंसी पाई जाती है। यहाँ आयरन की कमी की वजह से लेडीज़ एनीमिया से ग्रसित हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से बुजुर्ग लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो अगर हम करें कि भोजन को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला ऊर्जा देने वाले खाद्य, दूसरा शरीर को स्वस्थ शरीर को पुष्ट बनाने वाले, और वर्तमान में बचाव करने वाले। तो शरीर को जो ऊर्जा देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और प्रोटीन हैं।
हमें 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, 20 से 30% हमें प्रोटीन से प्राप्त होती है और वसा से प्राप्त होती है। वसा से 20 से 30 और प्रोटीन से 10 से 15 तक प्राप्त होती है। इस तरह से अनाज, मोटे अनाज, चावल, फल, केला, दूध, दही, दुग्ध उत्पाद, पशु उत्पाद, पनीर, दूध, दही, जो मूंगफली है, तिल है, नट्स से हमें यह प्राप्त होती है। तो इसका जो शक्कर, शहद, गुड़, ये भी प्रमुख स्रोत हैं। शरीर को बनाने के लिए वाले प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें दालें, गोश्त, मछली, अंडा, दुग्ध उत्पाद आदि हैं। बचाव रखने वाले ये विटामिन्स और खनिज हैं जो हरी सब्जियों आदि में, दूध में, अंडे में, पनीर में आदि बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भोजन में जो जीवित पदार्थ हैं, सलाद, सब्जियां, हरी सब्जी, प्याज, लहसुन, ये सब जीवित पदार्थ सलाद भोजन का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। अतिरिक्त भोजन बुजुर्गों को, बच्चों को और गर्भिणी स्त्रियों को मिलना चाहिए। भोजन को 3 भागों में बांटना चाहिए। जिसका अधिक उपयोग होना है उसमें फल, फूल, हरी सब्जी आदि। जिनका मध्यम उपयोग होना है उनका दुग्ध उत्पाद, घी, तेल आदि। इस तरह से जो न्यूनतम उपयोग होना है वो घी, पनीर, वनस्पति घी, तेल आदि का जो न्यूनतम उपयोग किया जाना चाहिए। तो भोजन के संदर्भ में किन किन चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए? तो शीतल पेय हैं, पकोड़े, भजिया, समोसे, जलेबी, ये जो नमकीन, मीठा या अधिक पशु उत्पाद, इनको, गोश्त, इन चीज़ों को हमें कम से कम लेना चाहिए। प्राकृतिक मिठास वाले जो फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, वो हमको, हमारी मांसपेशियों को पुष्ट करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ऊर्जा के लिए अति आवश्यक है, जो हमें चावल से प्राप्त होती है। और लेकिन आजकल नया ट्रेंड चला है कि बहुत से लोग अपना वजन करने के लिए वसा और कार्बोहाइड्रेट्स को कम लेते हैं, जिससे भूख अधिक लगती है। इसकी एक उचित मात्रा शरीर के लिए अति आवश्यक है। भोजन के संदर्भ में विशेष तथ्य यह है कि भोजन कभी आवश्यकता से अधिक नहीं लिया जाए। दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा करके भोजन लिया जाए और भूखे रहने से ग्लूकोज स्तर घट सकता है। अधिक मात्रा में नमकीन और मीठे पदार्थ नहीं लेने चाहिए। अत्यधिक डाइट प्लान का अनुसरण करना चाहिए। डाइट प्लान में नाश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फाइबर युक्त नाश्ता या साबुत अनाज का नाश्ता या फलों का नाश्ता लिया जाए। अगर दूध लेना है तो फैट मुक्त दूध लेना चाहिए। मांसाहारी उबला अंडा और आमलेट ले सकते हैं। मध्य में बादाम भी लिया जा सकता है। दोपहर का भोजन चावल, दाल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हमें सेब, संतरा, ये शाम के भोजन में मखाना, ग्रीन टी, और रात्रि के भोजन में दाल, चावल, सब्जी, सलाद की मात्रा होनी चाहिए। तो निष्कर्ष ये है कि भोजन कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये डाइटिशियन के द्वारा तय होता है। दूसरा, दवाइयाँ तभी लेना है जब भोजन और व्यायाम से हमारी डायबिटीज़ या नॉर्मल ग्लूकोज लेवल न सधे तो ऊपर हो जाए, तभी हमें डॉक्टर से दवाइयाँ लेना चाहिए, क्योंकि स्वयं से ली गई दवाएं हार्मफुल हो सकती हैं।